हेलो जी। वेलकम टू द अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो देखिए क्या रखें इसको एज अ क्विज टाइम में है ना, टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हमारा पॉलिटी सेक्शन में जितने भी कुछ एक एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किस तरह से बना। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव संविधान बनने के बाद क्या प्रक्रिया रही है ना जी, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो संविधान से रिगार्डिंग है। और साथ में मैंने लास्ट में इंक्लूड किया इसमें जो आपके प्रियम्बल हो गया, कुछ एक वो चैप्टर इनिशियल 3-4 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलो तैयार है ना सारे, चलो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके लिए, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, या फिर सरदार पटेल जी थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर अपने पास ऑप्शन सी, दैट इज़ बी आर अम्बेडकर जी। बी एड देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है जिसने कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। क्लियर है? और इसको लीड करने वाले इंसान कौन थे, इसके चेयरपर्सन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप मॉडर्न मनु के नाम से जानते हैं, संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव हु विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रियम्बल। अच्छा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो बताइए भाई साहब, किस में जोड़े गए थे? 42nd में। क्लियर है? 42nd संविधान संशोधन में आपने क्या याद किया था? इसके साथ इंटीग्रिटी भी ऐड हुआ था ना, सोशलिस्ट ऐड हुआ था, इंटीग्रिटी ऐड हुआ था, और आपने सेकुलर ऐड हुआ था। 3 वर्ड ऐड हुए थे ना, इसमें इंटीग्रिटी मिसिंग है तो उसको में लिखना। ये आपने कहाँ पे ऐड किया था? दीज ऑल टर्म्स वर एडेड इन प्रियम्बल। भारत के प्रियम्बल में ऐड हुए सारे ये सब, तो याद रखना है सबको। और कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। और इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी देते हो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी देते हो 42वें संविधान संशोधन को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट बताओ मेरे को, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड। आपकी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए भाई साहब, कब गठन किया गया था इसका? संविधान सभा का गठन हुआ था आपके पास 1946, अगस्त 1946 को। क्लियर है? संविधान सभा जो थी वो गठित की गई 1946 में, और इलेक्शन भी हुआ 1946 में इसके लिए। और आप सभी को पता है कि टोटल सीटें थी 389 सीटें, उसमें से आपके पास 2 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश प्रोविंस से थी। 93 हमने किन को दी थी? बताइए किसको दी थी 93 सीट्स अपने पास प्रिंसली स्टेट के पास थी, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस के पास थी। क्लियर है? तो ये इस टोटल ऐड करोगे तो कितनी मिलेंगी? 389 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे आपकी 1946 की संविधान सभा के लिए। और आप सभी को पता है कि संविधान सभा पहली बार कब मिल रही है? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को 1946 को। क्लियर है? उसके बाद उसी दिन ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अपना अस्थायी रूप से प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, और फिर 11 तारीख को परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना। तो इन्होंने क्या कहा कि अब हम क्या करते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, संविधान चेयरपर्सन नियुक्त करते हैं संविधान सभा के लिए, और वो थे डॉक्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर है? याद रखना। और फिर 13 तारीख को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जो बाद में प्रियम्बल बनता है ना। किसके द्वारा पेश किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देखिए जितने भी सारे फैक्ट, जैसे मुझे अभी याद आ रहे हैं सारे फैक्ट, वैसे ही आप भी कोशिश करेंगे एक साथ ही याद आ जाए। अच्छा, आ भी गया अगला क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय। बताइए भाई साहब, किसके द्वारा मूव किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में? तो याद रखना यार, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था संविधान सभा में, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, वो आपके पास जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर को 1946 को लाया गया था। क्लियर है? फिर इसको आगे जा करके अडॉप्ट किया था संविधान सभा ने अपने पास 1947 में। क्लियर है? लेकिन ये कब इन्होंने पेश कब किया, कब दिया, प्रेजेंट कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ। और यही ना बाद में जाकर के आपका क्या बनता है? यही बाद में जाकर आपका प्रियम्बल बनता है। जो मॉडर्न प्रियम्बल देख रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडर्न वर्जन है वो प्रियम्बल। और प्रियम्बल इज कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ संविधान। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि अपने बारे में ब्रीफ बताओ, तो आप लोग क्या बताओगे? आप अपना नाम बता सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो, फादर्स नेम बता सकते हो, कहाँ से तुम बिलोंग करते हो, ये सारे आपके बारे में ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है। वैसे ही जो संविधान के बारे में बात करते हैं, तो उसकी आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है आपका प्रियम्बल। क्लियर है? और प्रियम्बल का जो बेस आया था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही आया कहीं ना कहीं, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न बताइए मेरे को। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। बताइए किस दिन आपने भारतीय संविधान को अपनाया, अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया? क्लियर है? अडॉप्टेड और एनेक्टेड।
अडॉप्ट कब किया था इसको, अंगीकृत कब कर दिया था, 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है। लागू कब कर रहे हो आप इसको, 26 नवंबर 1949 को आपने इसको अडॉप्ट किया। और एनेक्ट कब किया, जब इसको लागू कर दिया दोस्तों आपने, तो वो किया था आपने कब, 26 जनवरी साल 1950 को। और आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर के किनारे आईएनसी ने ये इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की एक प्रण लिया था। ठीक है जी। तो उसी, क्योंकि 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डे थी हमारे हिस्टोरिकल वे से, इसीलिए हमने कहा कि अच्छा 26 नवंबर को तैयार तो कर दिया संविधान, तो इन्होंने कहा कि वेट कर लेते हैं और इसको कब लागू करेंगे, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है। लेकिन याद रखना, आपने 26 नवंबर को कुछ प्रोविज़न संविधान के लागू कर दिए, जैसे कि सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता, ये आपने उस दिन लागू कर दी। और इलेक्शन, ठीक है जी, ये 2 प्रोविज़न, या इसके अलावा एक प्रोविज़न और था जो आपने 26 नवंबर को ही लागू कर दिया। बहरहाल जो बच गया आपके पास वो 26 जनवरी 1950 को आपने जो है वो लागू हुई। इसीलिए 26 जनवरी को आप क्या बताते हो, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हो। इसी दिन आपकी कंट्री में कहीं की रिपब्लिक हुई थी, गणतंत्र हुई थी। क्लियर है। और हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट रिपब्लिक का मतलब होता है कि आपकी कंट्री के हेड ऑफ़ स्टेट जो होंगे वो चुने हुए होंगे, वो हम लोगों, आम लोगों के बीच में से भी चुने हुए हो सकते हैं। मतलब वो राजा या रानी के ख़ानदान से कोई नहीं होगा। क्लियर है। जिनको मोनार्क कहते हो, तो मोनार्क सिस्टम है ना, हमारे यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम है। अच्छा, 24 जनवरी की डेट यहाँ पे एक और मेंशन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 24 जनवरी की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम इस दिन मीटिंग हुई थी। क्लियर है। लास्ट टाइम जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली थी वो 24 जनवरी 1950 को मिली थी। और 284 लोगों ने जो संविधान का डॉक्यूमेंट था उस पर सिग्नेचर किए थे भाई साहब। ठीक है जी। और सिग्नेचर करने वालों में से 15 जो थी वो महिलाएं थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 24 जनवरी 1950 की डेट भी याद होनी चाहिए तुमको। 26 जनवरी को तो आपने वैसे ही लागू कर दिया, एनेक्ट कर दिया, अडॉप्ट किया इस दिन 26 जनवरी को। और 15 अगस्त 1947 को आपका देश आज़ाद हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है रिगार्डिंग संविधान। अगर चलिए पढ़िए, इसको पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन आपके पास शेड्यूल से, 9 शेड्यूल वॉज एडेड टू प्रोटेक्ट विच काइंड ऑफ लॉस। अब आपका संविधान में 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। उसको ऐड करने का पर्पस था क्या, किसके लिए आपने सुरक्षा ली उससे के तहत। क्लियर है। अब देखो यार, हुआ ये कि जैसे ही आपने बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के लिए ली थी। क्लियर है। भूमि सुधार कानून के लिए। और याद रखना, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही है 1951 में। आपने पहला संविधान में संशोधन भी क्या किया था, 9वीं अनुसूची को डालने का। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे पहले सरकार को जितने भी सरकार ने जितने भी ना काम कर रही थी, लाइक लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रही थी, भूमि सुधार कानून लाने की कोशिश कर रही थी, तो आपके पास जो लोग थे, लोगों के पास उनका ये फंडामेंटल राइट था। फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, और वो सरकार चाहती है कि आपसे कुछ भूमि लेकर के उन लोगों में बांट दी जाए जिनके पास खेत नहीं है। या फॉर एग्जांपल मान लो कि बहुत सारा आपका खेत है और सरकार कुछ डेवलपमेंट का काम करना चाहती है इस एरिया में। क्लियर। लेकिन आपका तो ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, संपत्ति का अधिकार तो आपका फंडामेंटल राइट है। तो आपको पता है कि जैसे फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, आप डायरेक्ट कहाँ चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवाने। आपने क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इम्प्लीमेंट करवा लिया। तो सरकार चाह करके भी आप इस भूमि सुधार कानून को उस समय लागू नहीं कर पा रही, जो उस समय बहुत ज़रूरी थे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 9वीं अनुसूची लाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में, और उसमें भूमि सुधार कानून को ला करके रख दिया। और साथ में ये भी ऐड कर दिया कि इसमें जो हम 9 शेड्यूल में जो कानून रखेंगे उनको आप क्या करोगे, उनको जुडिशियल रिव्यू से वो अनटच रहेंगे। मतलब उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उनको वो भी चैलेंज नहीं कर सकता। फिर बाद में कहानी और आगे जाती है, ठीक है, फिर आगे जा करके कहानी इसमें एलेबोरेट होती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आपने इतना याद रखना है कि ये सरकार के द्वारा भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए 9वीं अनुसूची डाली गई थी। और आप अनुसूची की बात करें तो आपके पास जब संविधान लागू हुआ तब आपके पास ये 8 अनुसूचियाँ है ना जी। अब इस 8 और करंटली कितनी है, 12 अनुसूचियाँ आपको सभी को पता है। इसमें से जो 8 अनुसूचियाँ आपको सभी को पता है कि पहले में तो आपके पास क्या है, पहली जो अनुसूची है उसमें क्या है, आपके पास पहली अनुसूची में टेरिटरी का जिक्र है, दूसरी अनुसूची में आपके पास एमोल्यूमेंट्स का, ठीक है, और तीसरी अनुसूची में आपके ओथ मतलब शपथ के बारे में लिखा गया है, दूसरे में वेतन, तीसरी में शपथ, चौथे में राज्यसभा की सीटें, 5वें में आपने लिखा गया कि आपके पास जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं उनके बारे में लिखा गया है। 6 में आपके पास अदर शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ हैं ना। तो छठा ये भी याद रखना कि इसमें हमने क्या करते हैं, हम इसमें असम, त्रिपुरा और मणिपुर को ऐड करते हैं। सॉरी, मणिपुर नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, ये 4 स्टेट जो है इनका शेड्यूल स्टेटस जो है आपका अनुसूची 6 में इनको गवर्न करने का बेसिकली इसमें लिखा गया है। उसके बाद आपका 7th में हम अपने पास सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट है ना। और 8th में आपके पास क्या है, 8th में आपका शेड्यूल लैंग्वेज है। 8वीं अनुसूची आपके पास लैंग्वेज की बात करती है कि आपकी 22 भाषाओं को आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखा गया है। क्लियर है। याद रखना उसमें इंग्लिश नहीं है ना जी।
उसके बाद आपने 9वीं अनुसूची ऐड कर दी, जिसमें कि आपने लैंड रिफॉर्म्स। 10वीं अनुसूची आपके पास एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए आई 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में। उसके बाद आपके पास कौन सी 10वीं होगी, 11वीं आपने लाई 92 संविधान शोधन 1973 में, नहीं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। क्लियर है। उसके बाद आपने अगली लाई 74th, जिसमें आपने पंचायतों के बाद किसका क्या बोलते हैं इसको, नगर पंचायत नहीं नगर पालिका है ना, नगर पालिका म्यूनसिपैलिटीज़ का जिक्र है 74th में। तो 12 अनुसूची होगी होपफुली, है ना। वैसे इन डेप्थ पढ़ना चाहिए हमको, लेकिन जब टाइम लगेगा तो लेक्चर लेके भी आएंगे। फिलहाल आपका पेपर नज़दीक है तो इसलिए आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी, बताइए मेरे को कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे जो आपके पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अच्छा, इसको ना ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को आपने क्या करना है, आपने ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़नी है। क्लियर है। और इसके कुछ मेंबर जो हैं देखो, इनको याद रखना है। जैसे कि आपके पास इसमें थे बहुत से मेंबर थे, डॉक्टर अपने पास DP खेतान, ठीक है, KM मुंशी साहब, ठीक है, और मोहम्मद सदुल्ला खान। अब सारे मेंबर्स को एक बार देख लेना। नंबर्स मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि कमेंट में जाने से पहले आपने ड्राफ्टिंग कमेटी को ओपन करना है और वहाँ पर जाकर इसको ऊपर देख लेना करके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वी हैव कमेटी पढ़ेंगे तो इसको भी देख लेना कि चेयरपर्सन कौन थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए देखना कौन थे। तो वल्लभ भाई पटेल जी थे, या JB कृपलानी साहब थे, या हेम मुंशी साहब थे, या राजेंद्र प्रसाद थे। इसको भी आपने कमेटी में जाकर के देख लेना। क्लियर है। ये 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ क्योंकि कमेटी के साथ ही है ये दोनों ना। जब आप कमेटीज़ पढ़ोगे इंपॉर्टेंट है यार कमेटीज़, इसलिए मैं, क्योंकि हम ना मोर और लेस कमेटी को स्किप करते हैं। मैं यहाँ पर टिक करके चला जाऊँगा, लेकिन उससे आपको हेल्प होगी नहीं करके। क्यों? क्योंकि बहुत सी कमेटी दोस्तों जो आपके पेपर में एज इट पूछी जाती हैं और आप उसको छोड़ करके आ जाते हो। क्लियर है। तो एक बार कोशिश करें कि इन कमेटीज़ को जाकर के आप, जो मेजर कमेटी, आपने माइनर कमेटी नहीं देखनी, क्योंकि बहुत सी माइनर कमेटीज़ भी है ना। आपने सिर्फ मेजर कमेटीज़ देखनी कि अच्छा रूल ऑफ लॉ, आपने बस रूल ऑफ की कौन थी, राजेंद्र प्रसाद साहब थे, ठीक है। फिर आपके पास अपने पास नेगोशिएशन के लिए सेंटर के साथ यूनियन पावर कमेटी, ये सारी कमेटीज़ हैं, बेसिक नाम है सब कमेटीज़। क्लियर है। इन कमेटीज़ को जाकर के आपने एक बार देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पर टिक करे तुम नहीं देखोगे, इसलिए यहाँ क्लास खत्म होने के बाद डायरेक्टली आप जाओ और इन कमेटीज़ को एक बार देख लो। चलिए नेक्स्ट बताओ मेरे को। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डील विद, 8वीं अनुसूची किसके साथ बता दिया। 8वीं अनुसूची आपका शेड्यूल लैंग्वेज का जिक्र है और टोटल अपने पास कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। इंग्लिश है नहीं सर मैम, इंग्लिश नहीं है इसमें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बताओ। व्हेन वाज, अच्छा लैंग्वेज से याद आया तो यहीं पे कर दूँगा, लैंग्वेज से तुमको बता देता हूँ फैक्ट। अच्छा लैंग्वेज की बात चली थी ना, तो 8वीं अनुसूची में अपने पास जो लैंग्वेज है उसमें से आपने 21वें संविधान संशोधन से, 71वें संविधान संशोधन से और 92वें संविधान संशोधन से कुछ लैंग्वेज डाली। जैसे कि आपने सिंधी डाली पहले, ठीक है, उसके बाद आपने नेपाली डाली, मणिपुरी डाली, कोंकणी डाली। क्लियर है। उसके बाद आपने 92वें संविधान संशोधन से कौन सी डाली, उसमें आपने बोडो डाली, डोगरी डाली, मैथिली डाली और संथाली डाली। तो ये आपके पास कुछ एक लैंग्वेज आपने बाद में ऐड की है। पहले आपके पास कितनी थी, 16 थी, बाद में आपने पहले कितनी हुई, कितनी ऐड की हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 आपने ऐड की तो कितनी 14 हुई ना। हाँ 14 पहले थी आपके पास और प्लस 8 आपने बाद में ऐड की है संविधान चेंज कर करके, जिसमें सिंधी 21वें संविधान संशोधन से, 71वें से आपने नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी पूछी जाती है पेपर में, और 92nd से 92वें संविधान संशोधन से आपने कौन सी ऐड की थी, आपने ऐड की बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर है। याद रखना इनको, बस यही लैंग्वेज है। और याद रखना इंग्लिश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल। भाई साहब इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, ये भी तुमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बताओ मेरे को, व्हेन वाज द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बताइए भाई साहब संविधान जो आपके पास असेंबली थी उसका फाइनल सेशन कब हुआ था, बता सकता है कोई, बताओ मेरे को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन कब एंड हुआ, मतलब संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था। तो अंतिम सत्र क्या 9 दिसंबर को हुआ था 1946 को। नहीं भाई साहब, इस दिन पहली मीटिंग हुई थी जिसमें कि आपने जो थे अपने पहले अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किनको चुना था, आप कमेंट में बताओ, अभी बता के हटाओ मैं। 26 नवंबर 1949 को तो भाई साहब संविधान उस दिन आपने अडॉप्ट किया। अच्छा 24 जनवरी को आप लास्ट टाइम मिले, बिल्कुल सर एंड मैम, 24 जनवरी को आप लास्ट टाइम मिले थे और 26 जनवरी को आपने संविधान को एनेक्ट किया। 24 जनवरी की वो तारीख है जब आपने फाइनल सेशन लास्ट टाइम मिले थे आप, और इस दिन आपने क्या किया, 284 मेंबर जो समय प्रेजेंट थे उन्होंने अपने सिग्नेचर किए, जिसमें 15 वर वुमेन और वुमेन थी 15, पूछा जाता पेपर में। 284 लोगों ने सिग्नेचर किए और उसके बाद आपका संविधान जो है आपने 2 दिन बाद लागू कर दिया। लेकिन 24 जनवरी को आपने 1-2 काम और किए, इसमें से एक महत्वपूर्ण काम है आपने नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया, साथ में राष्ट्रगान है ना और राष्ट्र गीत को, ठीक है, नेशनल सॉन्ग को। तो आपने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950 के दिन ही अपना लिया गया। लेकिन आपसे पूछा जाता पेपर में कि झंडा कब अपनाया था, झंडा आपने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्लियर है। उसके साथ साथ
और अपने संविधान सभा ने और एक इम्पॉर्टेंट काम किया था कि मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप ही ले ली थी। अब मेरे को बताओ कि कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं और राष्ट्रमंडल की, और राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं दोस्तों जो कभी न कभी ब्रिटिश के अधीन रहे। अब आप मेरे को ये बताओ कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई एक्चुअल में 1931 में, और इसका हेडक्वार्टर है मित्रों, इसका हेडक्वार्टर आपके पास लंदन में है। क्लियर है। तो कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप कब ले रहा है इंडिया? 1949, मई 1949 में। और 22 जुलाई को 1947 में आपने झंडा अपनाया, और साथ में नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और इस प्रेसिडेंट को आपने नियुक्त किया 24 जनवरी 1950 को। ये कुछ फैक्ट्स है, इन डेट से महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में बता दी तुमको। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, इसका मेरे को बताओ तुम, ऑन विच डेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड, लागू कब किया गया भाई? अब बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ मेरे को कब लागू किया? आपने 15 अगस्त को लागू किया? नहीं भाई, उस दिन तो आज़ाद हो गए थे। 15 अगस्त 26 नवंबर को नहीं लागू किया। 24 जनवरी आपने किया, 26 जनवरी को लागू इसको, है ना। तो डी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ इस पर। नेक्स्ट में मूव करते हैं। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, बताइए भाई 10वीं अनुसूची आपकी किससे रिलेटेड है? अभी मैं बता के भी हटा इसको, बस इसलिए नहीं लिख रहा था मैं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे ना इरेज करना पड़ता है फिर बार बार, और जो मैं लिखता हूँ ये इरेज होता नहीं। अब मेरे को बार बार बैक करके इसको इरेज करना होता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। लास्ट क्वेश्चन आसान था पर चलो फिर भी, है ना, तो लास्ट का मार्क कर ही देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन नहीं था, इसका आंसर ये था, ठीक है। 26 जनवरी को आपने इसको लागू किया था। चलिए आप साफ हो ही है। द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताओ दोस्तों। पंचायती राज से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, या इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। दोस्तों यार इसकी ये जो, अगर तुमको आता भी नहीं है ना, अगर, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपको पता है कि 8th में आता है, ठीक है। पंचायती राज आपको पता है कि 11th में आता है। एंटी एमरजेंसी प्रोविज़न है सच कुछ इसमें प्रावधान है नहीं, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल में तो एमरजेंसी प्रोविज़न का कहीं लिखा नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसका राइट आंसर है। तो 10वीं अनुसूची आपकी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में, ठीक है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय, उनके द्वारा ये 52nd जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1985 का, ये लाया गया, और दल विरोधी कानून को लाया गया। मतलब अगर मान लो कि एक इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी से चुन करके जाता है और बाद में जा करके वो किसी भी पार्टी में चला जाता था, क्लियर है, तो अपनी पार्टी चेंज कर रहा था वो बेसिकली, तो इसको दल बदल विरोधी कानून लाया गया ताकि वो इसको ना कर सके। क्लियर है। तो ये इसी के लिए लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, तब पारदर्शिता हो जाए थोड़ी बहुत ना। क्लियर है। बाकी आपको ज़्यादा पता है कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह के इंसान होता है, ये सबको आइडिया है। क्लियर है। अच्छा बताओ, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द संविधान? संविधान का दिल और आत्मा किसको कहा गया था? ये कहा फंडामेंटल राइट को कहा गया क्या? हाँ, फंडामेंटल राइट को कहा गया है ना। फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 32 है दोस्तों, उस 32 आर्टिकल को ही कहा गया है क्या? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और सोल कहा था, हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि आर्टिकल 32 आपके बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है उनको कहीं ना कहीं लागू होने में हेल्प करता है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपके पास एक आर्टिकल 32 है जिसके तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32, और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसीलिए बाकी आर्टिकल को, बाकी संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आर्टिकल 32 की भूमिका को देखते हुए इसी को आप हृदय या हार्ट एंड सोल कहते हैं। क्लियर, इसका संविधान का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32। क्लियर है। चलिए लास्ट ही होगा शायद ये। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज, अच्छा प्रियम्बल भारत का संविधान भारत को क्या बताता है? क्लियर है। क्या ये भारत को फेडरल स्टेट के रूप में बता रहा है? क्या भारत को ये सॉवरन बता रहा है? सॉवरन बोले तो संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है? या ये बता रहा है कि भारत एक मोनार्क है, राजतंत्र है? या ये भारत बता रहा है कि ये एकात्मक राज्य है? तो अगर आप प्रियम्बल को पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। ठीक है जी। और यहाँ ये अपने पास राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कि हम भारत के लोग भारत को वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू, इंग्लिश में मेरे को आता है, हिंदी में रट्टा, इंग्लिश में मारा वो रट्टा, ठीक है, हिंदी में नहीं आता, तो इसलिए भारत के लोगों ने ये अपने आप को, मतलब प्रियम्बल में लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी मेन इंडिया है, सॉरी इंडिया के जो संविधान की अथॉरिटी मेन इंडिया, सॉरी जो मेन अथॉरिटी है वो आपके पास
भारत के लोग हैं बेसिकली, ठीक है, ये लिखा गया उसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने आप को संविधान दे रहे हैं, तो इसलिए जो दे रहा है वही पावरफुल हो जाएगा। क्लियर है, तो भारत के लोग खुद में बहुत बड़े पावरफुल हैं। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या, सोर्स ऑफ पावर क्या, भारत के लोग ही हैं। अच्छा, सॉवरेन होता है आपके संप्रभु, मतलब हम अपने इंडिया अपने डिसीजन को लेने के लिए मतलब खुद क्या है, कैपेबल है, समर्थ है, मतलब क्लियर है। हमको बाहर से कोई नहीं बताएगा, कोई हमको दबाव में ये डिसीजन ले ले वो डिसीजन ले ले, वो हम नहीं करेंगे। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट होंगे हम, ठीक है, समाजवाद होगा। उसके बाद सेकुलर, सेकुलर का मतलब दोस्तों कि हमारे यहाँ पे किसी भी धर्म को हम क्या करेंगे, स्टेट का धर्म नहीं मानेंगे, सभी धर्मों को इक्वली रखेंगे, किसी को स्टेट का धर्म नहीं मानेंगे, मतलब राज्य का धर्म कोई नहीं होगा, इसलिए उसको सेकुलर होता है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, है ना जी। इलेक्शन में वोट करते हो, फिर आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रैक्टिस की जाती है, लोगों के द्वारा चुने हुए उनके प्रतिनिधि उन पर रूल करेंगे, शासन करेंगे। उसके बाद रिपब्लिक होता है कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट होगा, मतलब आपके स्टेट का सबसे मुखिया जो होगा, जैसे कि हमारे भारत के केस में हमारे मुखिया है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं आपके क्या, मुखिया। तो रिपब्लिक जो होते हैं बेसिकली वो लोग आपके देश के चुने हुए लोग होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी जो प्रेसिडेंट साहब है या जितने प्रेसिडेंट्स हुए हैं आज तक इंडिया के, वो किसी राजघराने से और उसी से लोग चलते आ रहे हैं, उनके बच्चे बनते रहे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि आपकी द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपके पास शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है ना जी। तो पहली महिला शेड्यूल ट्राइब है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऐसा अगर रिपब्लिक नहीं होते, मोनार्क होते, तो वो किसी न किसी राजा की फैमिली के बच्चे बने, जैसे कि ब्रिटेन में होता है, तुमने रानी के बच्चे वो देखे होने, ठीक है, वही बनते रहते हैं, तो उसको मोनार्क बोलते हैं। चलिए भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन ही होगा, विच टर्म इज़ नॉट मैंशन इन प्रियम्बल, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा गया। देखो यार, सॉवरेन तो हमने देख लिया कि ये तो लिखा भाई, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि हम इंडिया के लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे भाई, हमको किसी ने फालतू की उंगली नहीं करनी है ना। सेकुलर, जैसे कि अभी हमने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, है ना जी, ऑपरेशन सिंदूर किया ना हम लोगों ने, है ना, अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। तो हमको तुम ज्ञान ना दो ना करके कि हमारे देश के ऊपर कोई अटैक करेगा और हम फिर हमारे लोगों को मारेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सोबरन है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, क्लियर है, तो सोबरन है, क्लियर है, याद रखना, ये होती है सॉवरेनिटी। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत में कोई भी एक स्टेट का रिलीजन नहीं होगा, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई, क्लियर है। उसके बाद फेडरल, फेडरल संघीय होता है, रिपब्लिक होता है आपके पास। रिपब्लिक तो बता दिए कि हेड ऑफ स्टेट आपका चुना हुआ होगा, आपके लोगों के बीच में से होगा, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा। ये सब आपके संविधान में लिखा गया है दोस्त, प्रियम्बल में लिखा गया, सॉरी। लेकिन फेडरल जो है ये आपके प्रस्तावना में कहीं नहीं लिखा गया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और मैंने इतने निशान लगा दी कि अब इसको इरेज करने में टाइम लगने वाला है। चलो हो गया, तो आपने राइट आंसर किया इसका फेडरल है, फेडरल आपके संविधान में, सॉरी प्रियम्बल में नहीं लिखा गया है, क्लियर है। चलो जी, ग्रेट वर्क है। अब मेरे को ये बता देना कि कायदे से कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए, होपफुली सारे ठीक होंगे, क्योंकि बेसिक है सारा ये, है ना। इसको तो अगर जो भी पॉलिटी स्टार्टिंग पढ़ता है तो यही चीज़ें जो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले देखते हुए चलते हैं। अब मैंने जो आपको कमेटीज़ के आंसर दिए दोस्तों, वो आपने कर देखना। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके मेंबर्स तो आपने देख लेना कि 6 थे कि 7 थे, क्लियर है। उसके बाद उसमें जैसे कि जितने मेंबर्स हैं ना उनके बाई अगर तुमको नाम याद हो सकें तो हो सके नाम याद कर लो, क्योंकि नाम भी एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं उसको यहीं बता रहा हूँ। साथ में और आपके पास मेजर कमेटीज़ है दोस्तों, 8 कमेटीज़ मेजर, उनको भी आपने एक बार देख लेना है, क्लियर है। और उसको कौन चेयर कर रहा है वो, क्योंकि वो सारा टॉपिक बहुत बड़ा है ना जी। तो आप 5-10 मिनट लगा के उनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, 2-3 बार देखोगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी होंगे एक में, 2-3 में वही हैं, ठीक है। उसके साथ आपके पंडित अपने पास पटेल जी हैं, वही हैं, ठीक है, उनको देखते रहना। साथ में आपके पास राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उस समय की डिग्निटीज हैं जो उसी ड्राफ्टिंग कमेटी को, और बी आर अम्बेडकर साहब हैं, है ना। तो इसको एक बार देख लेना, बस उतना सा होमवर्क कर लो, बाकी क्वेश्चन पूछा शायद उनका आंसर कर देना। अगर उसके बाद पढ़ लोगे फिर वापस आके एक बार उसको आंसर कर देना, और आपका टॉपिक इसी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करें और बढ़िया से पढ़ते रहें, ठीक है, और रिवाइज़ करें, मेन आपका रिवीजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।